हिंदी की कक्षा में सभी का स्वागत। आज हम आरोह भाग 2 में संकलित कुंवर नारायण की कविता के बहाने का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि कुंवर नारायण हैं। सबसे पहले कवि परिचय। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों ये काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी ये प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले समीक्षा, मेरे साक्षात्कार सामान्य। प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी, गर्द होता धूल, एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, विचार परक, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म रचना कार्य में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझन, अखबारी सतहीपन, तटस्थता और वैचारिक धुंध के बजाय अस्पष्टता, विचारों की अस्पष्टता के बजाय संयम, परिष्कार, शुद्धता और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, खुरदरापन जिसको आप रफ कहते हैं, और उसका सहज सरल सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल पूर्णतया तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संदेह, संभ्रम, भ्रम, प्रश्नाकुलता, प्रश्न करने की व्याकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। नागर अर्थात नगरीय, शहरी संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। विवरण किसी के संबंध में की जानकारी देना, पर व्यक्तिगत और सामाजिक ऊहापोह द्वंद्व का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ, जिसको आप न्यूट्रल बोलते हैं, निष्पक्ष, वीतराग जिनका कोई रुचि नहीं है, स्नेह नहीं है, दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़न होता है, उमड़ना घुमड़ना के रूप में पढ़ी जा सकती है।
यहाँ कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। हम यहाँ दो कविताएं इनकी पढ़ेंगे। उसमें से पहली कविता आज हम पढ़ेंगे। कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने जो कविता है वो इन दिनों जो उनकी काव्य है, काव्य कृति है, उसमें संग्रहित है। आज का समय कविता के वजूद को, अस्तित्व को लेकर आशंकित है, शंकित है, डरा हुआ है। शक है कि यांत्रिकता, जो आज का जो मशीनीकरण है, के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। आज मशीनीकरण के कारण कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कविता जो है वह भाव पर निर्भर होती है और यांत्रिकता में भाव का कोई लेना देना नहीं होता है। वहाँ बुद्धि की प्राबल्य होता है, बुद्धि का प्राबल्य होता है, जबकि कविता में भाव का प्राबल्य होता है। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने, उनको खोजने, ढूंढने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति, उसका अवसान निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं, लेकिन बच्चे के जो सपने असीम हैं, अथाह हैं, उनकी कोई सीमा नहीं, अपार है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, निर्जीव, सजीव, अतीत, भूत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं, केवल उसके सहयोगी मात्र हैं। इसीलिए कहीं कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, ऊर्जा, शक्ति, ताकत, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद अपने आप स्वयं छूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य, जो उसका उद्देश्य है, और माध्यम के द्वंद्व, जो आपस में जो द्वंद्व है, दुविधा है, उकेरते हुए, उसको प्रकट करते हुए भाषा की सहजता, सरलता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, नियत निर्धारित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा, एक निश्चित आकार होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं, पर्याय उसका, लेकिन भाव के अनुसार हर भाव के अनुसार शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। वह सहूलियत बड़ी आसानी से के साथ हो जाता है। कविता देखते हैं। कविता के बहाने, पहला अंश है इसका। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस अंश में कवि ने कविता की जो उड़ान है उसकी तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। चिड़िया भी आकाश में उड़ती है, स्वच्छंद विचरती है, अपने सामर्थ्य पर विचरती है, अपनी इच्छा के अनुसार विचरती है। वैसे ही कवि भी कल्पना, जो कविता की जो कल्पना है,
कवि की जो कल्पना है वह भी कवि की इच्छा पर निर्भर होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भिन्न है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, लेकिन उसकी उड़ान तब तक है जब तक उसके पंखों की शक्ति, उसके परों की शक्ति उसे सहायता देती है, शक्ति देती है। उसकी एक निश्चित सीमा है। जैसे उसके पंखों की शक्ति साथ नहीं देती, चिड़िया को फिर विश्राम लेना पड़ता है, आकाश से उसे धरती पर किसी आश्रय का सहारा लेना पड़ता है। फिर चिड़िया की उड़ान एक सोद्देश्य उड़ान होती है, उसका कोई उद्देश्य होता है, वो दाना पानी की खोज में इधर से उधर उड़ान भरती रहती है। लेकिन कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, क्योंकि उसकी उड़ान की सीमा उसके उद्देश्य यानी दाना पानी या फिर पंखों की शक्ति पर निर्भर है। लेकिन जो कविता की उड़ान है वह असीम है, जबकि जो कविता है वो कविता में भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधनों से क्या है, मुक्त है। वह निस्सीम है, वह अनंत उड़ान है। कवि कहता है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। पंक्ति में कहा कवि ने कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित है और कविता की उड़ान असीम है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर कविता का जो विषय है, वर्ण विषय है, वह व्यक्ति के अंदरूनी भाव हो सकते हैं, उसका विषय, उसका आधार। भीतर, बाहर, बाहर का अर्थात जो प्राकृतिक, जो दृश्य संसार है वो प्राकृतिक या दृश्यमान संसार हो सकता है। भीतर जो आंतरिक संसार है, भावात्मक जो संसार है, वह उसका विषय हो सकता है। इस घर उस घर, इस घर की कहानी उसका विषय हो सकती है, या किसी और घर की कहानी का उसका विषय हो सकती है। कविता के विषय अलग अलग हो सकते हैं। वह हर व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। उसमें किसी की सीमा, चूंकि वो सीमा रहित है, असीम है, इसलिए न केवल वह बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी पाठक को प्रभावित करने में सक्षम है। हर घर में उसे पढ़ा जा सकता है। इसलिए कहा कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता बाहर भीतर सब घरों में अपने भावरूपी पंख लगाकर उड़ती है, और इस उड़ान का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान और समझ सकती। वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं, अतः कविता के पंखों की समता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। काव्य सौंदर्य में हम देख सकते हैं कि कविता की भाषा जो है वो सरल है, साहित्यिक है, खड़ी बोली है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रश्न अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी आप देख सकते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर में र की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कविता के पंख लगाने में ये रूपक अलंकार है, और कविता का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है।
अगला अंश है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। आप इस अंश में कवि कविता की तुलना फूल से करता है। कविता का खिलना और फूलों के खिलने की तरह ही है। कविता का जो खिलना है, फूल के 4 अवस्थाएं होती हैं खिलने की। पहले कुडमल, जब वो सारी पंखुड़ी अंदर होती है और केवल हरा होता है, कुडमल। उसके बाद कली, फिर आपने देखा होगा कि पत्ते के बीच में से थोड़ा सा हल्का सा फूल का रंग झलकता है, लेकिन वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद अर्धविकसित, उसके बाद धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियाँ खिलने लगती हैं, तो आधा खिला हुआ, अध खिला जिसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद पूर्ण विकसित, फिर पूरी तरह खिल जाता है। जब फूल पूरी तरह खिल जाता है, तभी उसका रंग, उसका आकर्षण, उसकी सुगंध पूरी दिशाओं में फैलती है और वह सभी को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपने रंग रूप, गुण और सुगंध के कारण, अपने सौंदर्य के कारण। कविता भी पहले भाव रूप में होती है, फिर वो भाव कल्पना का रूप ग्रहण करते हैं। कल्पना के बाद कवि उसको शब्द रूप देता है, और शब्द रूप देने के बाद वह कविता कागज के पन्ने पर पंक्तिबद्ध होकर के एक आकार ग्रहण करती है, एक कविता बनती है। तो दोनों की स्थितियाँ, विकसित होने की दोनों की स्थितियाँ एक जैसी हैं। जब कविता भावयुक्त होती है, उसमें भाव की सुगंध होती है, अलंकारों का उसमें आकर्षण होता है, तो वह पाठकों को वैसे ही आकर्षित करती है जैसे एक खिले हुए फूल का सौंदर्य। तो इसलिए इस अंश में कवि ने कविता के विकास और फूलों के विकास में साम्यता प्रकट की है, लेकिन फिर भी कहता है कविता एक खिलना है, विकसित होना है फूलों के बहाने। जैसे फूल खिलते हैं वैसे ही कविता भी विकसित होती है। लेकिन फिर प्रश्न करता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फिर एक प्रकार से वो व्यंग्य सा करता है कि भला, उपेक्षा सा करता है या उपहास सा करता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता जिस तरीके से विकसित होती है, जिस तरीके से खिलती है, उसके खिलने को एक फूल नहीं जान सकता, क्योंकि कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक सूक्ष्म अंतर है। और वह यह है कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और तत्पश्चात मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि एवं नियति होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि फूल एक निश्चित समय में, एक निश्चित वातावरण में, एक निश्चित कालखंड में खिलता है, और उसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद वह क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन कहता है कि कविता अगर एक बार विकसित हो गई तो वह एक बार जीवन पाकर, आकार पाकर अमर और अमिट हो जाती है। असंख्य पाठक उसे अनंत काल तक उसके भाव रस का आनंद लेते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि कविता के खिलने का मर्म फूल नहीं जान सकता। कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे भी कविता की समता नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जो जीवन है एवं आनंद से क्या है, युक्त है। यह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं है, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। अर्थात ये अनंत काल तक आपने देखा है
कि कबीर आज से 1000 साल पहले हुए, लेकिन कबीर की साखियाँ आज भी वैसे की वैसी प्रासंगिक हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा काव्य रचा, तो जो कालजयी कविताएं होती हैं, जो कालजयी रचना होती है, वे कालजयी रचनाएं असंख्य पाठकों द्वारा अनंत काल तक पढ़ी जाती हैं। कवि रचना एक बार करता है, लेकिन वो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं, कभी मुरझाती नहीं, उनका भावरस कभी समाप्त नहीं होता। जबकि फूल एक निश्चित अवधि के लिए खिलता है, निश्चित वातावरण में खिलता है, और एक निश्चित अवधि के बाद उसकी परिणति मुरझाने में होती है। इसलिए उसे कविता के खिलने को फूल नहीं समझ सकता। यहाँ पर भी अगर हम काव्य सौंदर्य में देखें, तो काव्य सौंदर्य में कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इसमें काकु वक्रोक्ति है। काकु वक्रोक्ति है। काकु वक्रोक्ति का मतलब होता है जिसमें बोलने में थोड़ा सा वक्रपन हो, टेढ़ापन हो। इसमें एक प्रकार से फूल की जो बेचारगी है उसका तिरस्कार सा किया गया है। दूसरा, इसमें भाषा आपको कहा गया है साहित्यिक है, सरल है, सहज है। फूल क्या जाने में प्रश्नालंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। भाषा प्रभावशाली है, और कविता का फिल कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में ल की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। बाहर भीतर इस घर उस घर में भी र की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। कविता एक खिलना है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब इस अंश में कवि कविता की तुलना एक बच्चे से करती है, एक बच्चे से करता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बच्चों से उसकी तुलना करता है। कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। कविता भावों, विचारों और शब्दों के खेल खेलती है। कवि जो है वह शब्दों के माध्यम से विचारों के साथ खेलता है, शब्दों के साथ खेलता है, और फिर जाकर के एक रचना आकार ग्रहण करती है। कहता है जिस प्रकार बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता, और उनके जो खेल होते हैं उसके जो विधि निषेध होते हैं, अर्थात उनमें जो नियम होते हैं, उन कोई नियम नहीं होते, उनके अपने नियम होते हैं, स्वयं के नियम होते हैं, किसी नियम में बंधे नहीं होते। वैसे ही कविता भी होती है, उसका कोई नियम नहीं होता। हालांकि प्राचीन समय में छंदबद्ध कविता होनी चाहिए थी, लेकिन जब से मुक्त छंद हुआ तब से कविता का कोई निश्चित नियम नहीं है। कवि जैसा उसे रुचता है, जैसा लगता है, वैसे कविता लिखती है, कविता वैसे ही बनती है। जो बच्चे हैं, बच्चे भविष्य हैं, उनमें विकास की असीम संभावनाएं हैं, वे उमंग और उत्साह और से भरे रहते हैं, उनमें क्षमताएं हैं। उसी तरह कविता में भी अर्थ की व्यापक संभावनाएं हैं, उसमें भी एक रचनात्मक ऊर्जा होती है। यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। सब घर एक कर देने के माने का अर्थ हुआ है कि जो भेदों के जो बंधन हैं, उस भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देने के मायने, उसका मतलब केवल बच्चे ही जानते हैं। बच्चा अपना पराये का भेद नहीं जानता, वो तो केवल स्नेह का भूखा होता है। जहाँ उसे स्नेह मिलता है वह उधर ही चल पड़ता है। वह घरों की सीमाओं को नहीं जानता। उसी तरह जो कविता है वह भी बंधन नहीं जानती, बंधन में नहीं रहती। कवि कोई किसी एक वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके कविता नहीं लिखता। भले ही हो सकता है कि उसकी कविता में कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का वर्णन हो, लेकिन वो व्यक्ति विशेष निश्चित रूप से किसी समाज का आदर्श होगा, वह समाज के लिए अनुकरणीय होगा। इसलिए कवि
उसका वर्णन, व्यक्ति विशेष का वर्णन कर सकता है, लेकिन उसके उसके वर्णन के परिप्रेक्ष्य में कवि का उद्देश्य समाज को, समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी व्यक्तियों के लिए वह कविता होती है, किसी एक के लिए नहीं। कहने का मतलब ये है, अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते, उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता के स्तर पर सारा संसार अपना है, आत्मीय है। उसका उद्देश्य कविता द्वारा सार्थक एवं रचनात्मक विचार अथवा संदेश जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना होता है। ये कवि का कर्म है। तो ये कविता थी, और इसका इस अंश का जो काव्य सौंदर्य है, वो काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। इस काव्य सौंदर्य में आप देखेंगे कि जो भाषा है वो सहज एवं प्रवाह युक्त है और तुक प्रधान है। तुक जो राइम वर्ड्स आप बोलते हैं, ठीक है। और कविता में कवि ने बच्चों के खेल की तुलना के माध्यम से कवि ने बच्चों के मनोभाव और कविता के भाव में समानता प्रकट की है। तुलनात्मक वर्णन है। यह घर, वह घर, सब घर तथा बाहर भीतर, इसमें अनुप्रास का प्रयोग किया गया। अनुप्रास अलंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तो ये हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत देखेंगे। इस प्रकार आज की कविता आपने पढ़ी। इसी में संकलित हम दूसरी कविता को फिर कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।